तो दोस्तों, मैं गोविंद शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रोशन साई स्टडी पॉइंट में। तो जैसा दोस्तों आज आपका सोशोलॉजी का पेपर था, मैं आशा करता हूं कि आपका पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा। तो उसी उपलक्ष्य में मैं आपके लिए आपके आंसर की लेकर आ गया हूं। तो आप अपना मूल्यांकन करिए कि आप कितना बढ़िया पेपर करके आए हैं, कितने आपके मार्क्स बन रहे हैं। तो इस आंसर की से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आप कितने मार्क्स गेन कर सकते हो और आपने कैसा स्कोर किया है। तो मुझे ज़रा कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोग कैसा पेपर अपना करके आने वाले हो, किस तरीके से आप पेपर करके आए हो और क्या आपके मार्क्स आने की उम्मीद है। तो आइए देखते हैं अपने आंसर की, जिससे आप अपने आप को एनालाइज कर लेना, ठीक है, कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो आइए देखते हैं। तो देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे को दे रखा है अभिकथन और कारण का है। अभिकथन और कारण वाले मैंने आपको भरपूर तरीके से क्वेश्चन कराए थे। तो पूंजीवाद को प्रारंभ से ही इसकी गतिशीलता, वृद्धि की संभावनाएं, प्रसार, नवीनीकरण तथा तकनीक के श्रम से बेहतर उपयोग के लिए जाना गया है। कारण कह रहा है पूंजीवाद ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें बाजार व्यवस्था से ज़्यादा लाभ कमाने पर जोर दिया जाए। तो बिल्कुल सही बात है, दोनों ही कथन और कारण दोनों ही सही है, यानी इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। जो भी बच्चे लगा के आए होंगे उसको 1 नंबर मिल जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है संस्कृतिकरण के बहुआयामी प्रभाव है, इसका प्रभाव निकलने में से किस में देखा जा सकता है। तो किस में देखा, देखो केवल, जहां पर भी आप केवल वर्ड देखो ना तो कोशिश करा करो उसको गलत कर दो। तो केवल इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। चौथा ऑप्शन देखो तो भाषा, साहित्य और नाटक में संस्कृतिकरण देखा जा सकता है। वैसे भी निकल सकता था, आसान था ये वाला क्वेश्चन। जो पेपर रहा वो आपका ज़्यादा हार्ड नहीं रहा है, ठीक है। तो आने वाले जो 12th क्लास के बच्चे हैं उनके लिए भी एक सबक सा रहेगा, क्या कहते हैं कि आपको किस तरीके से पेपर को डील करना है। थर्ड क्वेश्चन है निम्नलिखित में से हरित क्रांति के लिए कौन सा कथन सही नहीं है। ये नहीं ध्यान रखना है, बहुत सारे बच्चे इसको नहीं देखा है और गलत कर आ गए हैं। तो हरित क्रांति कृषि आधुनिकीकरण की एक सरकारी कार्यक्रम था, बिल्कुल सही बात है। हरित, इसके लिए बड़े पैमाने पर आर्थिक सहायता, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, बिल्कुल सही बात है। हरित क्रांति पैकेज की प्रथम लहर बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, तेलंगाना में चली, नहीं, यही गलत है। कहाँ चली थी? पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। कराते टाइम पर मैंने बहुत ज़्यादा इस पर फोकस किया था। और फोर्थ भी ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर देख पा रहे होंगे आप निम्नलिखित में से, फोर्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पारिस्थितिकी आंदोलन की विशेषता है? पहचान की राजनीति, प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन, सांस्कृतिक चिंताएं, असमानता। देखो, पहचान की राजनीति तो पारिस्थितिक से उसका लेना देना कुछ भी नहीं है। तो पहला ऑप्शन देखियो, फर्स्ट ऑप्शन जहां पर भी दिख रहा है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो देखो, फर्स्ट ए ऑप्शन में है, ये भी करेक्ट। एलिमिनेशन मेथड का यूज करके बहुत अच्छे से कर सकते हैं। केवल थर्ड, सांस्कृतिक चिंताएं, तो सांस्कृतिक चिंताएं भी ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो जहां पर भी आपको थर्ड भी दिखे वो भी कट कर दो, थर्ड भी गलत है, थर्ड इसमें भी गलत है। तो ऑप्शन क्या निकल कर आ रहा है? केवल 2। तो ये हो जाएगा इसका प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन, यानी कि सेकंड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। फिर है क्वेश्चन नंबर 5, कोविड-19 जो आपका कोरोना आया था, बहुत बच्चे खुश हो गए थे इस कोविड वाले में। कोविड-19 महामारी के कारण सैकड़ों और हजारों कर्मचारियों ने घर से काम किया, बिल्कुल सही बात है। वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, आपका वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। तो वही पूछ रहा है कि कौन सा सेक्टर इसकी अनुमति देता है वर्क फ्रॉम होम। आईटी सेक्टर, बिल्कुल 100%। आईटी सेक्टर जितना भी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, वो सारा का सारा वर्क फ्रॉम होम चल रहा था और आज भी कई जगहों पर देखा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन तो ठीक है, जहां जहां पर पहला है वो तो चारों ऑप्शन में दे रखा है। बीडी उद्योग, मारुति उद्योग, सभी सरकारी कंपनियां। देखो, मारुति उद्योग बिल्कुल भी नहीं चल सकता। तो थर्ड ऑप्शन जहां पर भी है वो गलत हो जाएगा। तो यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। सेकंड और थर्ड, फर्स्ट और सेकंड और फर्स्ट और फोर्थ ये हो सकता है, ठीक है ना। बीडी उद्योग आप घर से बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। और फोर्थ है सभी सरकारी कंपनियां, तो सभी नहीं है, कुछ हो सकती हैं। अगर यहां पर ऑप्शन नंबर कुछ होता तो ठीक है। तो फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी भी नहीं हो सकता है, ठीक है ना। मेरे हिसाब से जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ए, फर्स्ट और सेकंड, आईटी सेक्टर और बीडी उद्योग हो सकता है आराम से। फिर हमारे स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6 कि ऐतिहासिक तौर पर संपूर्ण विश्व में पाया गया कि अधिकांश देशों में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की अपेक्षा थोड़ी अधिक होती है। कौन से कारक ने इसे संभव बनाया है? तो कौन से ने बनाया है इसको? महिलाएं जीवन चक्र के दूसरे छोर पर पुरुषों से अधिक जीवित रहती हैं, ऐसा तो कुछ कह नहीं सकते। शिशु अवस्था में लड़कियां लड़कों के प्रति प्रतिरोध होती हैं, ऐसा भी नहीं कह सकते हम। बेटे को प्राथमिकता देने वाले लिंग आधारित परिवार, ये भी नहीं कह सकते। लिंग तटस्थ व्यवहार, ये तो हो सकता है, ठीक है ना। किस कारणों से पूछा है कि पुरुषों की अपेक्षा थोड़ी अधिक होती है, अधिकांश देशों में स्त्रियों की संख्या क्यों ज़्यादा होती है?
तो बेटे की प्राथमिकता देने वाले लिंग, तो बेटे की प्राथमिकता देने से कोई स्त्रियों का तो नहीं पड़ेगा। तो देखो थर्ड ऑप्शन जहाँ जहाँ दे रखा है वो गलत हो जाएगा, ये गलत, ये गलत, तो इसके लिए थर्ड ईयर यहाँ पर गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका करेक्ट निकल कर आ रहा है, ठीक है ना। तो एलिमिनेशन मेथड से अगर आप करते तो बहुत ही आसानी से आपको सारे स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ते। तो थर्ड ऐसा नहीं, बेटे को प्राथमिकता दोगे तो फिर स्त्रियों की संख्या नहीं बढ़ सकती। तो ऑप्शन नंबर थर्ड गलत हो जाएगा और सारे ऑप्शन में थर्ड है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कि उपनिवेशवाद ने जाति संस्था में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। 1903 में हर्बर्ट रीजे के दौरान जनगणना कराई गई थी। देखो 1881 से तो स्टार्ट हो गया था, ठीक है ना। हर्बर्ट लीजने ने भी जनगणना में कराया था अपना काम, ठीक है ना। तो पहला ठीक भी हो सकता है। इस जनगणना में जाति के सामाजिक अधिकारों की कोई जानकारी इकट्ठी नहीं की गई, ये बात तो नहीं है। प्रशासन ने पिछड़े वर्ग के लिए नहीं। 1950 का भारत सरकार अधिनियम पारित जिसने राज्य द्वारा विशेष व्यवहार के लिए निर्धारित जातियों जनजातियों की सूचियां या अनुसूचियों को वैध मान्यता प्राप्त करी। देखो इसमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है क्योंकि ऐसा 1935 में भी हुआ था। 1935 में भी अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए मान्यता प्रदान कर दी गई थी, ठीक है। तो इसके लिए फिलहाल जो ऑप्शन है, ठीक है ना, ए भी हो सकता है, फिलहाल डी भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसके लिए थोड़ा सा इस चीज़ में असमंजस में देखने को मिलेगा क्योंकि, ठीक है ना, तो देखने के लिए इस चीज़ के लिए तो फिलहाल जो मैं लगाने वाला हूँ उसके लिए मैं डी ही लगाऊंगा, ठीक है। तो इसका डी करेक्ट आंसर फिलहाल मैं लगा रहा हूँ। जो लगा कर आए होंगे, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा वेरी कर सकता है ये वाला आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 अकेले सरकारी कार्यवाही सामाजिक परिवर्तन सुनिश्चित नहीं कर सकती। सामाजिक परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए इसमें और क्या जोड़ने की आवश्यकता है? केवल नागरिक नहीं, केवल नहीं, ये नागरिक समाज संगठन, साहित्य में योगदान, संचार, मीडिया। 9th क्वेश्चन है विविधता शब्द असमानताओं के बजाय अंतरों पर बल देता है। बिल्कुल सही बात है। सांस्कृतिक विविधता कठोर चुनौतियां प्रस्तुत कर सकती हैं। बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अभिकथन भी ठीक है और कारण इसकी सही व्याख्या भी करता है। क्वेश्चन नंबर 10 कभी कभी लोग शहरी जीवन को कुछ सामाजिक कारणों से भी पसंद करते हैं। कौन सा सही नहीं है कारण? शहरों में गुमनामी की जिंदगी जी सकते हैं, ऐसा हो सकता है। नगरीय जीवन में अपरिचितों से संपर्क होता रहता है। तालाबों, वन प्रदेश और गोचर भूमियों जैसे साझी संपत्ति के संसाधनों में बराबर कमी आती रही है, ये भी ठीक है। सामाजिक रूप से प्रभुत्वशाली सामाजिक समूह की अपेक्षा गरीब लोग शहर में जाकर कोई भी काम करने में हिचकिचाते हैं नहीं, यही आपका गलत हो जाएगा। वो कोई भी काम करने में हिचकिचाते नहीं है। यहाँ पर अगर नहीं होता तो ये ठीक मान लिया जाता। तो फिलहाल इसके लिए जो आंसर होगा वो डी होगा क्योंकि यही इन्होंने इनकरेक्ट दे रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी 10th का जो डी है वही ठीक आंसर हो जाएगा क्योंकि वहां नहीं पूछा था। क्वेश्चन नंबर 11 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक दूसरे से संबंधित नहीं है? बिहार और उत्तर प्रदेश के यादव। ये तो बिल्कुल, ये आपसे जो पूछा गया है वो वही है, प्रभावशाली जो भी जातियां थे, वर्ग थे, उससे पूछा गया है, प्रभुत्व वाली। तो बिहार उत्तर प्रदेश के यादव बिल्कुल सही बात है। कर्नाटक के वोकलिंगा बिल्कुल ठीक है। पंजाब के जाट ठीक है। तमिलनाडु के खम्मा नहीं थे। ये डी आपका गलत आ जाएगा, यानी कि जो संबंधित नहीं है वही है, डी इसका करेक्ट आंसर है। फिर है क्वेश्चन नंबर 12 पूर्वाग्रह एक समूह के सदस्यों द्वारा दूसरे समूह के बारे में पूर्वकल्पित विचार होता है। बिल्कुल सही बात है। अभिकथन कह रहा है कि बिना विषय को जाने और बिना उसके तथ्य को परखे शुरुआत में ही बना लिया जाता है। बिल्कुल सही बात है। ऐसे ही राय हम पहले से ही बना लेते हैं। तो ए और आर दोनों सही है, इसकी सही व्याख्या भी करते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 13 कि धार्मिक और राजनीतिक सत्ता के पृथक्करण ने पश्चिम के सामाजिक इतिहास में एक बड़ा मोड़ ला दिया। बिल्कुल सही है। यह पृथक्करण निरपेक्षीकरण या जनजीवन से धर्म के उत्तरोत्तर पीछे हट जाने की प्रक्रिया से संबंधित था क्योंकि अब धर्म को एक अनिवार्य दायित्व के बजाय स्वैच्छिक व्यक्तिगत रूप में बदल दिया गया था। बिल्कुल सही बात है। तो ए और आर दोनों ही ठीक है और उसकी सही व्याख्या भी करता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही ईजी क्वेश्चन था ये वाला। उदारीकरण की नीति किसके अंतर्गत में भागीदारी होती है जिसका उद्देश्य अधिक मुक्त अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, यानी कि जिसके अंदर किसकी बात कर रहा है? आपके फ्री ट्रेड की बात कर रहा है। और ये कौन करती है? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। अंकटाड नहीं होगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन नहीं होगा, WHO, EPC नहीं होगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO। क्वेश्चन नंबर 15 है अलगाव के लिए निम्नलिखित में कौन सा विशेषता गलत है? गलत पूछ रहा है। लोग अपने कार्य में प्रसन्न नहीं होते हैं। बिल्कुल सही बात। यह कार्य दोहराने और थकाने वाला होता है। हाँ बिल्कुल। लोग अपने कार्य का अंतिम रूप देख पाते हैं और उत्तरजीविता इस बात पर निर्भर करती है कि मशीनें मानवीय श्रम के लिए कितना स्थान छोड़ती हैं। तो देखोगे आप तो उसमें गलत पूछा है। तो लोग अपने कार्य का अंतिम रूप नहीं देख पाते अलगाव के अंदर, क्योंकि उससे पहले क्या हो जाता है? अलगाव हो जाता है।
ठीक है, तो इसीलिए सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 16, नए आंदोलन। तो नए आंदोलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? वे प्रकृति में वैश्विक हैं, ये तो बात सही है। केवल वर्ग आधार पर संगठन होते हैं। पहचान की राजनीति, सांस्कृतिक चिंताएं, अभिलाषाएं की रचनाएं करना आंदोलन के लिए आवश्यक तत्व है, ये तो बात ठीक है। वे राजनीतिक दलों के दायरे में नहीं है, तो यहाँ पर ये पूछा है, ठीक है ना, राजनीतिक दलों के दायरे में नहीं है। तो आप देखोगे प्रकृति में वैश्विक है, ये तो बात ठीक है, ठीक है। इसके लिए केवल वर्ग पर होते हैं। सेकंड जहाँ जहाँ है वो कट कर दो। सेकंड, अच्छा सेकंड यहाँ देखो, फर्स्ट और सेकंड ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, सी हो जाएगा, बाकी तो ठीक है, ठीक है। तो ये क्या है आपके सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके ये 16 नंबर के जो एमसीक्यूज थे वो हो जाएंगे, ठीक है। तो जितनी भी मैंने आपको जो सीरीज कराई थी, एमसीक्यूज वाली कराई थी, लॉन्ग एंड शॉर्ट आंसर कराए थे, उसमें से आपको कुछ क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं इसमें। फिर खंड खा है। खंड खा में आपसे पूछ रखा है कृषि कैसे व्यावसायिक होती जा रही है। तो कृषि कैसे व्यावसायिक होती जा रही है? क्योंकि वो अपने सामानों को क्या कर पा रहे हैं, जितनी भी बीज हैं, जितनी भी फसल है, उसको बेच पा रहे हैं, ठीक है। जो निजीकरण थे, सरकार ने उसको अपने हाथों में ले लिया है, तो कैसे हो रहा है, उसके लिए एमएसपी दिया जा रहा है, ठीक है। उसकी जो एमएसपी होता है, ठीक है, उसको सरकार जब उस पर ले रही है तो वो क्या कर पा रहे हैं, अपने उसका वाणिज्यिकरण कर पा रहे हैं, यानी कि उसको बेच पा रहे हैं। जब वो बेच पा रहे हैं तो इसी वजह से क्या हो रही है, कृषि अब व्यावसायिक होती जा रही है, ठीक है ना। उसको वो प्राइवेट सेक्टर में बेच सकते हैं, आपके गवर्नमेंट सेक्टर में बेच सकते हैं, जो गवर्नमेंट संस्थान होते हैं उसमें बेच सकते हैं। तो इस तरीके से धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, कृषि का व्यवसायीकरण होता जा रहा है। कोई भी 2 पॉइंट मांगे थे आपसे, ये आपको ध्यान रखना है कि राज्य सरकार ने जो लाए हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपसे पूछा है कि भारत सरकार की हाल ही में प्रारंभ की गई योजना इस दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास रही है। योजना का नाम लिखिए और उस योजना का समग्र परिणाम क्या हुआ। तो योजना बहुत सारी चलाई थी सरकार द्वारा, जैसे आपकी कृषि सिंचाई योजना, ठीक है। 2 कोई सी भी बतानी थी या एक भी बता दे तब भी काम चल जाता। मैं आपको यहाँ पर 3 से 4 बता देता हूँ कौन कौन सी हो सकती थी, जो सी भी हो, ठीक है, ठीक लग जाएगा। तो पहली जो चलाई थी वो चलाई थी कृषि सिंचाई योजना, किसान क्रेडिट योजना, फसल बीमा योजना, किसान सम्मान निधि योजना। तो इस तरीके से आपकी ये वाली योजनाएं थी। अगर आप में से कोई सी भी लिख कर आ गए होंगे एक आध, ठीक है ना, तो इसमें से आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो योजना का समग्र परिणाम क्या हुआ, इससे किसानों को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। जैसे कृषि सिंचाई योजना आई तो इससे क्या हो गया, उनको सिंचाई, उनके लिए जो पानी की व्यवस्था थी वो पूरी हो गई। किसान क्रेडिट कार्ड योजना निकली तो इससे उनको लोन आसानी से मिल सकता था कम ब्याज दर पर। फसल बीमा योजना तो अच्छी अच्छी जो नई नई फसलें होती थी जिसमें HYV सीड्स होते थे वो उगा सकते थे और बहुत ही बढ़िया उनकी जो फसल थी, उर्वरकता थी, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो इस तरीके से क्या हो रहा था, इनको लाभ हो रहा था, ठीक है। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 18, किसान रोजगार और स्वरोजगार संभव करने के लिए भारत सरकार ने कई कार्यक्रमों को प्रारंभ किया। किन्हीं 2 कार्यक्रम के नाम पूछ लिए गए। तो 2 कार्यक्रम कौन से हो सके, मैं इसमें अभी आपको 4 से 5 बता देता हूँ, कोई भी 2 लिख कर आने थे। जैसे पहला आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, राष्ट्रीय करियर सेवा, कौशल विकास योजना, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। इस तरीके से इस भारत सरकार द्वारा प्रोग्राम चलाए गए हैं, कार्यक्रम चलाए गए हैं, जिसके तहत रोजगार स्वरोजगार आसानी से आप किया जा सकता है, आसानी से लोन मिल सकता है जिसके जरिए आप कर सकते हैं। फिर इसमें पूछा गया सकारात्मक परिणाम क्या है, सभी लोगों के पास में रोजगार उपलब्ध हो सके, स्वरोजगार हो सके, जिससे बेरोजगारी की जो समस्या है उसको कम किया जा सके। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 19 है सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक आंदोलन के बीच अंतर बताइए। तो सामाजिक परिवर्तन क्या चीज़ है, समाज के अंतर्गत जो परिवर्तन लाया जाता है उसको बोलते हैं सामाजिक परिवर्तन, ठीक है। ये परिवर्तन एक दिन में नहीं आता है, और जब यही चीज़ें परिवर्तन जब उग्र हो जाता है, या फिर कह सकते हैं जब यही परिवर्तन जब लंबे समय तक चलने लगता है और किसी एक खास मुद्दों के ऊपर डिमांड करने लगते हैं, तो उसी को हम बोल देते हैं सामाजिक आंदोलन, ठीक है। तो यही अंतर था इसके लिए। जैसे सामाजिक आंदोलन हमारे कैसे, महिला सामाजिक आंदोलन चले, ठीक है, जाति के आधार पर जो आंदोलन चले, यानी कि जिसके अंतर्गत ऊंच और नीच का जो फासला था उसको कम करने की बात करी गई, ठीक है। पर्यावरण बचाओ आंदोलन चले, ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन था हमारा, चिपको आंदोलन था। इस तरीके से ये आंदोलन चले थे, और ये पहले कहीं ना कहीं सामाजिक परिवर्तन की बात की जाती है। जब वो परिवर्तन सहज रूप से नहीं हो पाते तब कहीं ना कहीं वही परिवर्तन आंदोलन का रूप ले लेते हैं। आई होप आप लोग इस तरीके से करके आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 20, संविदा खेती का समाजशास्त्रीय महत्व क्या है। कोई भी 2 पूछे थे संविदा खेती के बारे में। मैंने आपको बताया था कि कॉन्ट्रैक्टर होते हैं बीच के अंदर, जिसके अंदर क्या होता है, किसानों को पहले से ही राशि दे दी जाती है जिससे वो अपने जो फसलें होती हैं उसको अच्छे तरीके से कर सके। और जब इसके बाद में उनके पास में दिक्कतें क्या आ रही थी कि वो अपनी मनचाही फसल नहीं उगा सकते थे, अब उनको कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर ही डिपेंड रहना पड़ता था। वो जो फसल कहते थे वही उनको उगानी पड़ती थी। फायदा यही था कि उनको पहले से पैसे मिल गए हैं और अब वो आसानी से
कर सकते हैं अपनी खेती, तो इसको बोलते हैं संविदा खेती। फिर है आपसे क्वेश्चन नंबर 21, खान अधिनियम 1952 की दो विशेषताएं पूछी हैं 1952 की। तो क्या था ये, तो खान अधिनियम जो 1952 था वो कोयला धातु जितने भी तेल खदान थे उसके अंदर जितने भी श्रमिक जो काम कर रहे थे मजदूर, उनके स्वास्थ्य की बात करी गई, उनके सुरक्षा की बात करी गई, उनके कल्याण से संबंधित जितनी भी उपाय हो सकते थे वो सुरक्षा प्रदान करी गई। ठीक है, और भी लिख सकते हो उसके अंदर और क्या बात करी गई थी, इसमें बात करी गई थी कर्मचारी भविष्य निधि की बात करी गई, जिसको आप बोल सकते हो कि EPF होता है ना, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड, जो भी लिमिटेड कंपनी के अंदर काम करते हैं तो उनको मिलता है ये। ठीक है, तो उसके लिए विशेष प्रावधान ये सब चीज़ें की गई थी, स्वास्थ्य सुविधाएं दी, ये सब दे दी गई। तो इस तरह से दो पूछी थी मैंने, आपको 4 से 5 बता दिए हैं, और आप जोन से भी करके आए होंगे वो आपके ठीक हो जाएगा। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया, जो मुझे जो लगता है कि बच्चे इन्हीं क्वेश्चन में फंसे होंगे थोड़ा बहुत। ठीक है ना, जो मेरे को बच्चों ने बताया कि भैया इन क्वेश्चन में डाउट आया, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। कभी कभी कुछ समाजों को ऋणात्मक समृद्धि दर की स्थिति से भी गुजरना पड़ता है। अब सबसे पहले पूछा ऋणात्मक समृद्धि दर होती क्या है, तो ऋणात्मक समृद्धि दर उसी को बोलते हैं जब किसी भी देश की GDP यानी कि जो आपका सकल घरेलू उत्पाद जब वो एक वर्ष के अंतर्गत नीचे गिरता चला जाता है तो उसी को बोलते हैं ऋणात्मक समृद्धि दर। यानी कि जो उनका GDP होता है किसी भी कंट्री का, जब वो क्या होता जाता है, डाउन 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 होता चला जाता है प्रत्येक वर्ष के अंतर्गत, उसी को बोलते हैं ऋणात्मक समृद्धि दर। अब इसका अनुभव करने वाले किन्हीं 2 देशों के नाम पूछे थे, मैं आपको 3 से 4 बता देता हूं जिससे आपको आसानी होगी, कोई सा भी आप लिख कर आएंगे ठीक माना जाएगा। ठीक है ना, यूक्रेन है, बेलारूस है, हंगरी है, ग्रीस है, इटली है। तो ये देश हैं जो अभी कहीं ना कहीं हाल ही फिलहाल में क्या कर रहे हैं, ऋणात्मक समृद्धि दर की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं, यूक्रेन, इटली, हंगरी, ग्रीस, बेलारूस। ठीक है, तो ये देश थे, इनमें से कोई सा भी लिख कर आ जाते, आपको मार्क्स पूरे पूरे मिल जाएंगे। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 23, राज्य के विकास संबंधी कार्यक्रम और निजी उद्योग की समृद्धि ने अप्रत्यक्ष रूप से जातीय संस्था को प्रभावित किया है, कोई 2 कारण बताइए। तो बिल्कुल सही बात है, मैंने आपको जिस टाइम पर लॉन्ग एंड शॉर्ट आंसर कराते हुए और चैप्टर को डिटेल में कराते हुए मैंने आपको बताया भी था। तो राज्य क्या हो रहा है कि जिस तरीके से ये निजी सेक्टर आ रहे हैं तो उससे जाति व्यवस्था जितनी भी थी, जिसको कह सकते हो कि जाति आधारित जो भेदभाव था वो कम होता चला गया, क्योंकि अब क्या कर रहे हैं, योग्यता के आधार पर आपको नौकरियां दी जा रही हैं प्राइवेट सेक्टर में। वहां पर कोई मैटर नहीं करता कि आप किस जाति से हो, ऊंची जाति से हो कि निम्न जाति से, कोई मतलब नहीं। जिसके पास में स्किल्स है, योग्यता है, वो आइए और अपने स्किल्स दिखाइए और अपने जो स्थिति है उसको ग्रहण कीजिए। यानी कि इससे ये क्या हो गया, जो जाति भेदभाव था वो बहुत ही पीछे चलता जा रहा है। ठीक है ना, तो अब मैटर जो करती है वो स्किल्स मैटर करती है। तो इस तरीके से ये क्या हुआ, फायदा देखने को मिला है। फिर है क्वेश्चन नंबर 24, सामुदायिक पहचान की कोई 2 विशेषताएं। सामुदायिक पहचान क्या चीज़ है, जिसके अंदर हम ग्रुप के अंदर बात करते हैं। ठीक है ना, तो इस चीज़ के लिए कोई भी 2 विशेषताएं थी, बता सकते हो आप आराम से। ठीक है ना, मैंने आपको डिटेल में कराया हुआ है। भारतीय संदर्भ में क्षेत्रवाद क्या है, क्षेत्रवाद के ऊपर मैंने आपको लॉन्ग एंड शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में शॉर्ट भी बताया था, लॉन्ग में भी बताया था। क्षेत्रवाद किसके आधार पर हो रहा था, भाषा के आधार पर हो रहा था। ठीक है, इसके आधार पर हमें किस पर मिल सकता है, सांस्कृतिक आधार पर मिलता है। कहीं ना कहीं जो राजनीतिक दल होते हैं क्षेत्रीय आधार पर, वो भी कहीं ना कहीं क्षेत्रवाद को बढ़ाने का काम कर देते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 25 कि अध्ययनों से ज्ञात होता है कि विभिन्न समाजों में विविध प्रकार के परिवार पाए जाते हैं। आवास के नियम के अनुसार परिवार के 2 प्रकार पूछे। तो आवास के नियम के आधार पर कौन सा कह सकते हैं, जिसमें पितृस्थानिक है, मातृस्थानिक है। ठीक है ना, पितृस्थानिक जिसमें क्या होता है, पिता के घर पे रहा जाता है, या फिर कह सकते हो जो पिता के यहाँ पर रहा जाता है। ठीक है ना, और मातृस्थानिक जहाँ पर माता का महत्व होता है और माता के घर होता है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, आवास के आधार पर कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी में आपसे पूछ लिया गया है क्वेश्चन नंबर 26, परिच्छेद के आधार पर 4 कारण बताते हुए जनजातियों के अछूते रहने का विचार क्यों असत्य है। तो हम पहले जो एक कल्पना बनी हुई थी कि जो जनजातीय क्षेत्र होते हैं वो कहीं ना कहीं आखेटक होते हैं, संग्राहक होते हैं, लेकिन आज वो कहीं ना कहीं धूमिल होती चली जा रही है। आज हमारे दिमाग में आता है तो हमें जैसे नहीं कह सकते कि जनजाति का मतलब जो जंगलों में रहने वाली जो लोग होते हैं उनके लिए यूज होता है ये वर्ड। तो आज जैसे हमारे दिमाग में आता है, जैसे हम बोलते थे कि जनजाति, तो हमारे दिमाग में वही चीज़ आ जाती है, यार वो तो वही होंगे, आज भी कहीं ना कहीं शिकार कर रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है रियलिटी में। ठीक है ना, आज क्या हो गया, आज हमारे आसपास भी ये लोग देखने को मिल सकते हैं, आराम से अच्छे खासे गवर्नमेंट सेक्टर में देखने को मिलते हैं। तो वही चीज़ पूरा है कि हमने जो एक थॉट बना रखा था, ठीक है ना, उसके लिए कह रहे हैं कि आज जितने भी हैं वो जितने भी हमने जो विचार लगा रखे थे कि ऐसे ही होंगे, जनजाति कहीं ना कहीं जंगलों में रह रहे होंगे, ये चीज़ होगा, नहीं, आज हमारे आसपास भी देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल ऑब्वियसली दिल्ली वाले जैसे शहर में भी हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अच्छे खासे गवर्नमेंट पोस्ट पर हैं। तो एक जो विचार है ये अब कहीं ना कहीं असत्य धूमिल होता चला जा रहा है। फिर हमारा इसी में दे रखा है क्वेश्चन नंबर 27,
कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद अब भी हमारे जीवन का एक जटिल हिस्सा है। चार्ल्स डार्विन ने ऐसा बताया कि अंग्रेजी भाषा का प्रभाव, मैं दोनों को एक साथ ही बता रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि एक दूसरे से रिलेटेड क्वेश्चन है। ब्रिटिश उपनिवेशवाद की देखो, ब्रिटिश उपनिवेशवाद मतलब है कि जिस टाइम पर ब्रिटेन इंडिया के ऊपर रूल कर रहे थे, लेकिन 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो जाता है तो ब्रिटिश चले जाते हैं। लेकिन वो कह रहा है कि भारतीय उपनिवेशवाद, सॉरी ब्रिटिश उपनिवेशवाद आज भी देखा जा रहा है। आज कैसे देखा जा रहा है, तो वो आज हमें देखा जा रहा है भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर देखा जा रहा है। इसके अलावा कह सकते हो पहनावा, जिसको कह सकते हो वस्त्र, खान पान, ठीक है, इन सब पर आज भी देखा जा रहा है। भाषा जिसमें कह सकते हो, जो सेकंड क्वेश्चन है वो रिलेटेड इसी से पूछ लिया है आपसे, बिल्कुल भाषा के आधार पर, ठीक है। तो भाषा देखो, आज भी अंग्रेजी सीखने का जो क्रेज़ है, इंग्लिश सीखने का क्रेज़ है, वो कम नहीं हो रहा है। आज भी कहीं ना कहीं इंग्लिश सीखने का जो क्रेज़ है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। तो यही है कि आज भी देखो कि ब्रिटिश तो चले गए, लेकिन आज भी हम कहीं ना कहीं उसी वाली जो चंगुल था उसी में फंसे हुए हैं, क्योंकि आज भी देखो इंग्लिश सीखने की होड़ लगी हुई है। आज भी कहीं ना कहीं एक मान लिया जाता था कि जो बढ़िया इंग्लिश बोल सकता है, ठीक है ना, उसको आज भी समाज के अंतर्गत नहीं सोचा, हाँ यार ये बंदा बहुत बढ़िया है, ठीक है ना। तो ये एक से हमने क्या बना रखी है, धारणा बना रखी है, और इसके चलते कुछ विरोध भी देखा जा रहा है जो सेकंड क्वेश्चन के अंदर पूछा गया। क्योंकि क्या हो रहा है कि इससे जो अपनात्व की भावना थी, जो रीजनल लैंग्वेज थी, लोकल भाषाएं थी, वो कहीं ना कहीं पीछे होती चली जा रही हैं, वो पीछे होती चली जा रही हैं और उनको निम्न समझा जा रहा है। क्योंकि जितनी भी जॉब सेक्टर में जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसमें इंग्लिश को प्रेफरेंस दी जा रही है, तो इसी वजह से वो विरोध भी करते जा रहे हैं। इसी वजह से वो कह रहे हैं कि दोबारा से स्थानीय भाषाओं को, लोकल भाषाओं को तवज्जो दी जाए, जिससे उनको रोजगार के जो साधन है वो उपलब्ध हो सके। तो इस तरीके से ये आप इसमें लिख सकते थे, ठीक है ना। इसमें याद बनने वाला नहीं था, ये सब कुछ अपने ऊपर, हमारे सोच के ऊपर आधारित था क्वेश्चन। फिर है क्वेश्चन नंबर 28 कि भारत के अंदर स्त्रियों की स्थिति को संबोधित करने वाले 2 सामाजिक सुधार आंदोलन की व्याख्या कीजिए। 2 सामाजिक सुधार पूछ रखे, कोई से भी लिख सकते थे आप, ठीक है ना। सती प्रथा का था, आपका दहेज प्रथा का था, जिसके अंदर आपकी शिक्षा सुधार आंदोलन कराए गए थे, ठीक है ना। विधवा पुनर्विवाह आंदोलन थे, ठीक है। तो नारी सशक्तिकरण आंदोलन थे, ये सभी आपके अंदर लिख सकते थे, कोई भी 2 समाज सुधार पूछ रखे थे। फिर है क्वेश्चन नंबर 29 जिसमें आपसे पूछ रखा है विश्व निर्योग्यता या अक्षमता का जो तात्पर्य है उसमें आम लक्षण बताइए। तो निर्योग्यता का क्या मतलब है, जो कहीं ना कहीं अक्षम व्यक्ति है, यानी कि जो सक्षम लोग हैं, यानी कि जो थोड़े से किसी भी कारण से, चाहे वो फिजिकली हो, यानी कह सकते हो शारीरिक रूप से कमजोर हो, चाहे मानसिक रूप से कमजोर हो, उनको हम निर्योग्यता या अक्षमता मान लिया जाता है, ठीक है ना। तो मैंने आपको इसमें बताया था 2016 में इसके लिए एक प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे नया शब्द दे दिया था, जो क्या दिया था, दिव्यांग। आज हम फिलहाल इस वर्ड को यूज करते हैं, ठीक है। तो यानी कि जिनके पास में कोई ना कोई किसी भी कारण से, चाहे शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, ठीक है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, कोई भी उनका एक अंग ढंग से काम नहीं कर रहा, तो उसी के लिए हम बोलते हैं निर्योग्यता या अक्षमता। लेकिन ये जो भी है डिफरेंस, ये कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ मान सकते हो शारीरिक रूप से है। लेकिन उनके लिए कि मान लो क्या कहते हैं, शिक्षा के अंदर देख सकते हो बहुत अच्छे से तरीके से वो अपना रोल निभा रहे हैं, ठीक है ना। मेरे ही नॉन में बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो देख नहीं सकते, लेकिन अच्छे खासे गवर्नमेंट सेक्टर में वर्क कर रहे हैं, तो ये सब भी देख सकते हो आप। तो ये सभी चीज़ें आपको इसके अंतर्गत लिखी जा सकती थी कि सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कह सकते हैं कि किसी एक अंग का ना होना उनके लिए वो बाध्यता उत्पन्न कर सकता है। हाँ, प्रॉब्लम बिल्कुल हो रही है कहीं ना कहीं, ठीक है ना, लेकिन वो अपनी उस कैपेबल, जो उनकी प्रॉब्लम है उसको ही वो क्या बना लेते हैं, स्ट्रेंथ बना लेते हैं और बहुत आगे चले जाते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 30 संस्कृतिकरण शब्द की उत्पत्ति किस समाजशास्त्री द्वारा की गई है। MCQ से लेकर मैंने आपको हर जगह पर ये बहुत ही डिटेल में बताया था, ठीक है। संस्कृति शब्द की जो उत्पत्ति थी वो किस समाजशास्त्री द्वारा की गई, तो वो की गई थी MN श्रीनिवास द्वारा की गई थी इसकी उत्पत्ति, ठीक है। और तो आप श्रीनिवास भी लिखकर आ जाते तब भी ठीक था ये आंसर, ठीक है। तो MN श्रीनिवास द्वारा इनकी उत्पत्ति की गई थी। संस्कृतिकरण और गैर संस्कृतिकरण अंतर के अंदर अंतर बताइए, तो अंतर बताएं। संस्कृतिकरण का ही अगर आप बता देते तो उसका उल्टा ही गैर संस्कृतिकरण हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसमें कर सकते थे, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, जो एक फैक्चुअल क्वेश्चन था वो मैंने आपको कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि औपनिवेशिक भारत में अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई जमीन के टैक्स की 2 प्रणालियों की व्याख्या कीजिए। यहाँ पर 2 पूछिए, मैंने आपको 3 बताई थी, कौन कौन सी थी, जमींदारी व्यवस्था। जो भी इसने भी लॉन्ग एंड शॉर्ट आंसर क्वेश्चन देखे थे वो बहुत ही बढ़िया, मुझे पता है कि मेरे बच्चे हैं बहुत अच्छा करके आए होंगे। जमींदारी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था आ रही होगी याद, ठीक है ना, महालवाड़ी। तो ये 3 है, 3 में से कोई भी 2 लिखनी थी, ठीक है ना। आप जमींदारी और रैयतवाड़ी लिखकर आ जाते तब भी ठीक हो जाता। फिर है क्वेश्चन नंबर 32
सेवा क्षेत्र के बढ़ते आकार के बावजूद भारत अभी भी काफ़ी हद तक कृषि प्रधान देश है, कारण बताइए। तो 3 सेक्टर है हमारे पास में, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। तो सबसे ज़्यादा जो बढ़ने वाला क्षेत्र है वो है सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र जिसमें अंदर ट्रांसपोर्ट कह सकते हो, आपका टीचिंग है, ठीक है, जिसके अंदर आप कुछ उत्पादन नहीं कर रहे हो लेकिन अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हो, बैंकिंग है, ये सेक्टर कहीं ना कहीं बहुत ही तरीके से बढ़ रहा है। लेकिन वो कह रहा है कि काफ़ी हद तक सबसे तेज ग्रोइंग सेक्टर है सेवा क्षेत्र। लेकिन फिर भी भारत में आज भी कृषि प्रधान देश है। बिल्कुल क्यों है ऐसा? ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा ये सबसे ज़्यादा कि देखो आज़ादी से लेकर अब तक 80% लोग पहले काम करते थे, आज फिलहाल ये 60 to 70% में रह रहा है। लेकिन फिर भी आज कहीं ना कहीं लोग प्राइमरी सेक्टर के ऊपर काम कर रहे हैं, क्योंकि उनके जो मेंटलिटी है या फिर कह सकते हो जो उनके अंदर स्किल्स है वो आज भी कृषि आधारित ही है, ठीक है ना। कृषि को वो करना एक तरफ से व्यावसायिक की तरफ नहीं मानकर वो इसको अपना एक धर्म मानते हैं कि हम कहीं ना कहीं किसी के पेट पालने का काम कर रहे हैं, अपनी ज़रूरतें की जो चीज़ें हैं उसको उत्पादन का कार्य कर रहे हैं। तो इस तरीके से इसके अंदर कारण देख सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि स्किल अभी भी हमारे अंदर वही चीज़ है। और जो सेवा क्षेत्र है, ठीक है ना, उसके लिए आ रहा था, उसके लिए उनको लगता है कि खर्चा ज़्यादा होगा, ठीक है ना, कहीं हमें अपने जो प्रिमिटिव वर्क है यानी कि जो हमारे पहले के कार्य हैं इन सब से हमें कहीं ना कहीं दूर होना पड़ जाएगा। तो ये भी एक कहीं ना कहीं फैक्टर काम कर रहा है। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है, जैसे वैसे आपको देखने में तो सही से दिख नहीं रहा होगा क्योंकि थोड़ा सा पेपर इस तरीके से ही हो पाया है, ठीक है। तो आपको ये आंकड़े दे रखे हैं उसके आधार पर पूछा है। फिलहाल ये किसी का गलत नहीं हुआ होगा। जनसंख्यिकी लाभांश से क्या अभिप्राय है? जनसंख्या लाभांश मैंने आपको बताया था कि जो आश्रित वर्ग होते हैं यानी कि जो बच्चे होते हैं और जो बूढ़े होते हैं, यानी कि 15 साल से नीचे और जो 60 और 64 साल से ऊपर के होते हैं, वो कहीं ना कहीं जो कमाने वाले वर्ग होते हैं, जिसको कह सकते हैं 16 से आपका 60 तक 63 तक जाता है ये, ठीक है ना, इनके ऊपर आश्रित होते हैं, उसी को बोलते हैं जनसंख्या लाभांश, ठीक है ना। तो जो कमाने वाले व्यक्ति होते हैं वो अगर ज़्यादा होते हैं और पराश्रित जो वर्ग होते हैं यानी कि छोटे बच्चे होते हैं वो, और 15 साल से नीचे, और जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं 60 साल या 60 साल से ऊपर के, वो जब इन लोगों की संख्या कम होती है और कमाने वालों की ज़्यादा होती है, उसी को बोलते हैं जनसंख्यिकी लाभांश। इसलिए भारत का जनसंख्यिकी लाभांश सबसे ज़्यादा है। इसी आधार पर 1961 से 2026 के आंकड़ों की तुलना कीजिए और अपना निष्कर्ष बताइए। तो यहाँ पर दे रखा है, आपको देख सकते हो, ठीक है, 1961 से लेकर 2026। तो ये 1961 दिख रहा है, ये वैसे किसी का गलत नहीं हुआ है, सभी बच्चे बता रहे ठीक करके आए हैं। 1961 और 2026 इसके बीच का आपको निकाल के देना है। गिरता हुआ पराश्रित अनुपात आर्थिक समृद्धि और समृद्धि कैसे बना सकता है? तो अभी मैंने आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन में ही डिटेल में बता दिया है, तो उस तरीके से ये हो सकता है आपका। फिर 34 डायरेक्ट पूछा गया, दलित आंदोलन के कोई 2 उदाहरण दीजिए। कोई भी दलित आंदोलन के कोई भी 2 उदाहरण दे सकते हो, ठीक है ना। तो जो भी दलित आंदोलन हुए थे, चाहे वो अस्पृश्यता विरोध आंदोलन हुआ हो, ठीक है, चाहे वो जो भी हमारे कह सकते हो कि अपनी स्थिति को दोबारा पाने के लिए यानी कि जो भी उनके साथ में भेदभाव हो रहा था उससे निकलने के लिए आंदोलन चलाया गया, जैसे मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाया गया, ठीक है ना, छुआछूत का अंत करने के लिए जो आंदोलन चलाया गया, तो वो इस तरीके से कोई भी 2 उदाहरण देने थे दलित आंदोलन के लिए, तो वो आप कर सकते थे, ठीक है। दलित आंदोलन द्वारा उजागर किए गए विभिन्न मुद्दे क्या थे? तो विभिन्न मुद्दे वही थे, समानता के लिए बात कर रहे थे, ठीक है ना, मंदिरों के अंदर प्रवेश की बात कर रहे थे, उनके साथ जितना भी भेदभाव हो रहा था उसके लिए वो बात कर रहे थे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को, आत्मसम्मान की बात कर रहे थे, ठीक है, और जिसके अंदर जो भी उनके साथ में भेदभाव हो रहा था, ठीक है ना, तो सार्वजनिक क्षेत्रों के अंदर उन सब चीज़ों के अंदर बात की गई थी। और लास्ट था क्वेश्चन नंबर 35, राष्ट्र एक अनूठे किस्म का समुदाय है जिसका वर्णन तो आसान है, इसे परिभाषित करना कठिन है। जिस टाइम पर मैंने आपको करा था तब भी मैंने आपको बताया मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, एमसीक्यूज में पूछा जाता है और लॉन्ग एंड शॉर्ट आंसर में भी पूछा जाता है। तो मैंने इसमें आपको 3 चीज़ें बताई थी, राज्य की डेफिनेशन बताई थी 35 में कि किस तरीके से राष्ट्र की परिभाषा करना कठिन होता है। तो मैंने इसमें आपको राज्य बताया था, जिसमें मैंने आपको राज्य की 4 चीज़ें बताई थी, राष्ट्र बताया था और राष्ट्र राज्य बताया था। तो मैंने आप इन तीनों को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में कर तब बताया था और इसी तरीके से आप इसको परिभाषित कर सकते थे। तो ये था आज आपका पेपर। जैसा मैंने आपको बताया कि पेपर जैसे बच्चे बता रहे थे बहुत ही अच्छा करके आए हैं, तो आप इस तरीके से अपना निकाल सकते हो कि आपने किस तरीके से आप अपना पेपर करके आए होंगे। तो आई होप कि आप बहुत ही बढ़िया करके आए होंगे। तो अपना एक बार को ज़रूर बता सकते हो कि आपके मार्क्स किसके अराउंड आ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद, और आप सभी के लिए जो आज के पेपर खत्म हो गए हैं उसके लिए आपके बहुत बहुत धन्यवाद उस चीज़ के लिए, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, जो भी आप जैसा भी पेपर आप करके आए हो उसके लिए। तो बहुत बहुत आपका आभार। अपना प्यार बना के रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, ठीक है।